नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खेती किसानी से जुड़े हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार में। पूसा समाचार आपका अपना कार्यक्रम जिसमें खेती से जुड़े नए तौर तरीकों, नए पद्धतियों और नए तकनीकों के बारे में हम वैज्ञानिक जानकारी लेकर उपस्थित होते हैं। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। मैं हूं कपिला शेखावत एवं मैं डॉक्टर गिरिजीत सिंह मेहरा स्वागत करते हैं आपका पूसा समाचार के इस खास अंक में। आज हम वर्षा संचयन के लिए संस्थान के नवीन कदम पूसा अमृत सरोवर के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। साथ ही आपको खरीफ में लगने वाली सब्जियों के बारे में बताएंगे और इस अंक के अंत में मुलाकात करवाएंगे एक नवोन्मेषी कृषक से। किसान मित्रों, आप सभी जानते हैं कि जल ही प्रकृति का चालक है, यानी जल ही जीवन है और जल है तो ही कल है। भारत में उपयोग होने वाले मीठे जल का 85% से भी ज्यादा हिस्सा सिंचाई के काम में आता है। प्रति वर्ष हम लगभग 200 बिलियन क्यूबिक मीटर भूमिगत जल का दोहन करते हैं, जिसका 90% उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार भारत में औसतन 1180 मिलीमीटर वर्षा होती है और इस पूरे वर्षा जल का केवल 8% भाग ही हम संचयन करते हैं, जिसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। इस वर्षा के जल को संचयित कर उपयोग करने से भूमिगत जल के दोहन को कम किया जा सकता है। वर्षा जल के संचयन हेतु ही भारत सरकार ने 24 अप्रैल 2022 में अमृत सरोवर स्कीम लॉन्च की थी, जिस स्कीम के अंतर्गत हर जिले में 75 सरोवर को बनाना था। इन 75 सरोवर में वो सरोवर भी शामिल थे जो पुराने तालाब थे, जिनका जीर्णोद्धार किया जाना था तथा नए सरोवर का निर्माण करना था। पूसा संस्थान ने इस नवीन पहल का स्वागत किया तथा अपने फार्म में पूसा अमृत सरोवर का निर्माण किया। संस्थान 1200 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है और यहाँ एक बरसाती दिन या वन रेनी डे में लगभग 80 से 100 मिलीमीटर तक बारिश हो जाती है। पूसा अमृत सरोवर के निर्माण से पहले यह अमूल्य वर्षा जल संस्थान के बाहर नजफगढ़ नाले में वेस्ट वाटर के रूप में व्यर्थ हो जाता था। इस वर्षा जल के संचयन के लिए पूसा अमृत सरोवर का निर्माण किया गया, जो कि लगभग 2.5 एकड़ या 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला हुआ है और लगभग 18 फीट गहराई खोदकर तैयार किया गया है। इसकी जल धारण क्षमता 50,000 क्यूबिक मीटर यानी 5 करोड़ लीटर पानी इसमें संचयित किया जा सकता है। इस पूरे तालाब की लाइनिंग भी की गई है ताकि भूमि के अंदर जल का रिसाव ना हो सके। इन सोलर पैनल्स के माध्यम से जनित बिजली के द्वारा इस संरक्षित जल को तालाब से पंप किया जाता है। यह जल भूमिगत चैनल से होता हुआ संस्थान के एक्सपेरिमेंटल फार्म तक पहुंचाया जाता है। इस संचित वर्षा जल से करीब 250 एकड़ प्रक्षेप क्षेत्र की 2 से 3 बार तक सिंचाई संभव हो सकती है। इस नवोन्मेषी पहल के मुख्यतः 3 लाभ हैं। पहला, सौर ऊर्जा से बिजली का उत्पादन। दूसरा, वर्षा के संचयित जल का सिंचाई में सदुपयोग। और तीसरा, भूमिगत जल का न्यूनतम दोहन। इस पहल के कारण संस्थान की ट्यूबवेल या नलकूप के माध्यम से भूमिगत जल के पंपिंग की आवश्यकता लगभग ना के बराबर रह गई है। आप देख सकते हैं कि पूसा अमृत सरोवर इस समय पूर्णतः भर गया है। वर्षा का रिमझिम पानी इसने संजो लिया है और यह पानी हमारे फार्म में सिंचाई में उपयोग होगा और साथ ही भूमिगत जल के स्तर को भी बढ़ाएगा। पूसा समाचार के माध्यम से हम आप सभी से निवेदन करना चाहते हैं कि यदि आपके गांव में भी कोई सूखा तालाब हो तो उसका जीर्णोद्धार अवश्य कराएं। पानी संचयित करें, वर्षा के पानी को व्यर्थ न होने दें। हमारा लक्ष्य होना चाहिए खेत का पानी खेत में। किसान भाइयों, संतुलित आहार में सब्जियों की एक अहम भूमिका होती है। ये विटामिन, खनिज, लवण में भरपूर होती हैं। साथ ही किसानों के लिए आय समृद्धि के लिए एक उत्तम स्रोत भी हैं।
खरीफ ऋतु में मुख्यतः किसान भाई कद्दू वर्गीय सब्जियां जैसे टिंडा, करेला, तोरई, खीरा, लौकी इत्यादि की खेती करते हैं। कद्दू वर्गीय सब्जियों से अधिक उपज लेने हेतु किन समसामयिक क्रियाओं पर विशेष ध्यान देना होगा, इसकी विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर हर्षवर्धन चौधरी। करेला में एक तत्व पाया जाता है चेरेंटीन, जो डायबिटीज के लोगों के लिए भी मददगार होता है। जो किसान भाई अगर बारिश के मौसम में इसकी खेती कर रहे हैं तो उन्हें सबसे पहले ये ध्यान देना चाहिए कि जो बलुई दोमट मिट्टी होती है वो इसके लिए सबसे उपयुक्त होती है। जिस खेत का वो चुनाव करें हैं इसकी खेती करने के लिए, उसमें पानी यानी जल जमाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए, थोड़ी ऊंची खेत होनी चाहिए। उसके बाद उन्हें ध्यान देना है कि फसल चक्र का बिल्कुल सही प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक ही खेत में अगर हम बार बार अगर हम कद्दू वर्गीय सब्जियां लगाएंगे तो जो उखरा बीमारी या उकठा बीमारी जिसको हम कहते हैं, जड़ों में लगती है फ्यूजेरियम विल्ट, उसकी संभावना होती है। उसके बाद आपको ध्यान देना है कि इसमें आमतौर पे 20 से 25 टन गोबर की खाद डाली जाती है। अगर वो रुपाई या अंतिम जुताई से कम 25 से 30 दिन पहले डाल देते हैं तो अच्छा होता है। कद्दू वर्गीय फसलों के लिए हम लोग कहते हैं 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास की मात्रा पर्याप्त होती है, जिसमें पोटास और फास्फोरस की पूरी मात्रा तथा नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा अंतिम जुताई के समय खेतों में डाल देनी है। उसके उपरांत आपको इसमें नाली बना के हम इसकी बिजाई करते हैं। हमें यह ध्यान देना है कि करीब 40 से 45 सेंटीमीटर चौड़ी और 30 से 35 सेंटीमीटर गहरी नाली हम बनाते हैं, और एक नाली से दूसरे नाली के बीच की दूरी करीब 1.5 मीटर हम रखते हैं खीरा और करेला के लिए, और 2 से 2.5 मीटर हम रखते हैं अगर हम लौकी या तोरी या कद्दू इस प्रकार की जो बड़ी बेल वाली फसलें होती हैं उनमें हम रखते हैं। जब आपका नाली बन गया है उसके बाद उसमें खरपतवारनाशी जो पेंडिमिथिलीन होता है उसका 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बना के कम से कम नालियों पे अवश्य उसका छिड़काव कर दें। इस मौसम में ये सलाह दी जाती है कि आप बाबर सिस्टम यानी पंडाल बनाएं। अगर आपके पास लकड़ी है तो उसका ऐसे लगा के भी पंडाल बना सकते हैं, या बिल्कुल इस तरह से आप रस्सी या कोई लोहे की तार से आप एक मचान बना सकते हैं, या कोई भी अन्य लकड़ी अगर आपके पास है उसका मचान बना के अगर आप खेती करते हैं तो फलन भी अच्छी होगी और परागण में भी उसमें आसानी होती है। पूसा संस्थान की ये सारी जो फसलें हैं, जैसे हम लौकी की बात करें, अगर आप लंबी लौकी लगाना चाहते हैं तो हमारी पूसा नवीन काफी प्रचलित प्रजाति है, उसका आप चयन कर सकते हैं। पूसा समृद्धि है या पूसा हाइब्रिड 3 है। अगर आप गोल या नाशपाती के आकार की अगर लौकी लगाना चाहते हैं तो उसमें पूसा संतुष्टि का चयन कर सकते हैं। जो पहाड़ी इलाके के लिए पूसा संदेश जो है गोल लौकी है, ये भी काफी प्रचलित है। हम करेले की बात करते हैं तो हमारी काफी पुरानी प्रचलित प्रजातियां हैं। पूसा विशेष है, पूसा 2 मौसमी है, एक नई प्रजाति आई है पूसा औषधि है, और एक छोटा करेला जिसको हम झाड़ करेला भी कुछ जो कहते हैं, ये मधुमेह के लिए भी काफी उपयुक्त होता है। ये छोटा छोटा होता है, जंगली करेला, देसी करेला, उसमें पूसा पूर्वी प्रजाति आई है। खीरा अगर आप लगाना चाहते हैं इस मौसम में आप पूसा बरखा, ये बारिश के मौसम के लिए उपयुक्त है, क्योंकि इसमें डाउनी मिल्ड्यू जो बीमारी है उसका प्रकोप कम होता है। अगर आप धारीदार तोरी लगाना चाहते हैं तो पूसा नूतन प्रजाति है, और चिकनी तोरी के लिए पूसा स्नेहा, और जहां वायरस की उतनी समस्या नहीं है वहां कद्दू भी लगाते हैं तो उसमें आप जो सीताफल भी जिसको कहते हैं उसमें आप पूसा विश्वास है या पूसा हाइब्रिड 1 है। और कुछ लोग जो 56 कद्दू आता है उसमें आजकल 56 टिंडा की तरह भी है, जो देखने में टिंडा की तरह है लेकिन वो पूसा 56 कद्दू जो है उसमें पूसा पसंद नाम की एक प्रजाति है। थोड़ा अधिक तापमान पे भी इसमें फलन आता है, इसका भी चयन कर सकते हैं। अगर हम पेठा की बात करें तो पेठा में भी हमारे संस्थान की कई प्रजातियां हैं। पूसा उज्जवल है, 2 हाइब्रिड प्रजातियां हैं, पूसा उर्मी और पूसा श्रेयाली, और एक पेठा ऐसा होता है जिसका सब्जी भी बना सकते हैं, पूसा सब्जी पेठा 1। इस मौसम में चूंकि तापमान भी अधिक होता है और मौसम में नमी रहती है, इस कारण से डाउनी मिल्ड्यू की बीमारी किसान भाइयों को काफी परेशान करती है। जब भी आप अपनी फसल लगाएं तो उस पर देखते रहें, जब भी अगर कोई भूरा धब्बा अगर आपको पत्तियों पे दिखे आप बिल्कुल सतर्क हो जाएं, और उस के लिए आप डाइथेन M45 एक दवा है उसका 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में छिड़काव कर दें। जिन किसान भाइयों ने अगर बिजाई नहीं की है तो बिजाई करने से पहले अगर आप अपने खेत के चारों तरफ अगर मक्के की अगर 3 लाइन अगर लगा दें, जो सफेद मक्खी है वो मक्के के पत्ते पे वो चिपक जाते हैं और आपको दवा का स्प्रे खेतों में कम करना पड़ेगा। तो पीला एक येलो स्टिकी कार्ड आता है उसको 10 से 15 पूरे खेत में लगा सकते हैं। और जो सफेद मक्खी है इसके नियंत्रण करने के लिए इमिडाक्लोप्रिड जो दवा है या एस्पिनोसैड है, इनका आप 10 लीटर पानी में 3 से 4 मिलीलीटर का घोल बना के इनका आप छिड़काव कर सकते हैं। बाद के समय में जब आप में फलन प्रारंभ हो जाता है उस समय में
जो फल मक्खी होती है वो इस समय में काफी परेशान करती है। फेरोमोन ट्रैप आता है, मिथाइल यूजिनॉल का फेरोमोन ट्रैप आता है। इसको आप 10 से 15 मार्केट से आप खरीद के अपने खेतों में लगा दें। पूसा समाचार के खास सेगमेंट अवर फार्मर्स अवर हीरोज में आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं बिहार राज्य से बांका जिले की श्रीमती वंदना कुमारी जी से, जो डेयरी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं। आइए सुनते हैं उनकी सफल गाथा उन्हीं की जुबानी। नमस्कार, मैं वंदना कुमारी बिहार से बांका जिला कटोरिया प्रखंड से मैं बिलोंग करती हूँ। मैं उस पहाड़ी क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ जहाँ पर कि पानी का रिसोर्स बहुत कम ही है, और उस क्षेत्र को अपनाने के लिए मुझे एक अच्छी सुझाव और एक अच्छी दिशा डेयरी फार्मिंग का मिली, और मैं डेयरी फार्मिंग पर अपना पूरा फोकस की हुई और वहां से शुरू भी की हूँ। सबसे पहला अवार्ड मुझे 2012 में मिली, और उस अवार्ड में मुझे 51,000 और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया था। और उस पैसे से फिर मैं एक गाय खरीदी। एक गाय से हमारे पास अभी 10-15 गाय हैं और उसके छोटे बड़े बच्चे हैं, मतलब 20 के लगभग में हैं। 50 से 60 लीटर हमारी अभी दूध हो जा रही है, और उससे जो है हम अपना सेलिंग करते हैं। और सेलिंग करने के बाद जो है मुझे अच्छी मूल्य नहीं मिल पाती थी, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से मुझे प्रशिक्षण पहले वहां मिली। उसके बाद उस माध्यम से मुझे मत्स्य डेयरी कॉलेज बंगाल भेजा गया, और वहां से मैं प्रोडक्ट का प्रशिक्षण ली। हमारे गांव की आबादी 1200 से 1400 है, और मेरे गांव में कृषि विज्ञान केंद्र और BIA सबौर के माध्यम से एक प्रोजेक्ट चली, जिसमें कि हमारा एक निकरा प्रोजेक्ट है। उसके माध्यम से मुझे रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बहुत मदद मिली, और छोटे छोटे तालाब और कुआं और में संग्रह करके और वहां की वाटर लेवल को मैं कुछ हद तक लाई, और उससे जो है अभी किचन गार्डन में काम की। और जो मैं डेयरी चला रही थी, उस डेयरी का वेस्टेज पानी से किचन गार्डन और उससे हरा चारा लेती थी, और इससे क्या होता था कि एक पानी से हमारी इनकम अधिक बढ़ जा रही थी। जो कि दूध में मुझे मूल्य मिलती थी, उससे ज्यादा प्रोडक्ट बनाने में, और प्रोडक्ट से हम पैसा उससे दोगुना मुनाफा लिए। और इस तरह से हमारे साथ क्या हुआ कि हमारे पास बंजर खेती भी बहुत पड़ता है, और उस गोबर से मैं 2 एकड़ बंजर को मैं हरियाली लाई। और अभी मेरे पास 150 आम का पौधा और 200 नींबू का पौधा वो मैं बंजर पे लगाई, और अभी उसका फलन ले रहे हैं। उससे इनकम हमारी 2 से 3 लाख पर ईयर हो जा रही है। और कुछ फ्रूट पेड़ है, कुछ प्रोसेसिंग नींबू वगैरह अभी स्टार्ट हुआ है फलन पे। इतने सारे हमारे काम है। और मेरे गांव में पशु स्वास्थ्य केंद्र भी खोला गया, क्योंकि हमारे जिला से हमारे बहुत दूर पड़ता है, 26-27 किलोमीटर, जहाँ की महिलाएं आसानी से नहीं जा सकती है। तो मैं वहां पर KVK के साइंटिस्ट को बुला करके वहां पर प्रशिक्षण दिया गया, पशुपालन पे, बकरी पे, मुर्गी पे, मधुमक्खी पे, ऐसे सारी चीजों पे दे करके उस गांव की सारी महिलाएं, जेंट्स जितने भी हैं, अपने इच्छुक जितने हैं युवा वर्ग के, उन्होंने लिया, और आज वो काम भी कर रहे हैं। और आत्मनिर्भर इस तरह से भी बनाए कि जैसे कि बकरी को सुई देना है या किसी डॉक्टर के पास जाना, तो उसमें बहुत सारे पैसे लगते थे। जैसे कि फर्स्ट स्टेज में कुछ ऐसी बीमारी होती है, वो खुद के कर लेती है। हमारी महिलाएं खुद अभी सुई दे लेती है, अपना कुछ जैसे कुछ दवाई है वो हमारे स्वास्थ्य केंद्र से ले जाती है, और उनको सुविधा प्रोवाइड हम कराते हैं। ऐसे सारे काम हमारे हैं। और निकरा के तहत में हमारे साथ बीज भी मिलती थी, जिसको कि गांव में पूरे गांव को मैं बीज देती थी, और 10% पे लेकर के, और अभी उससे उस पैसे को जमा करके फिर से उसमें टेक्निकल मशीन भी खरीदी। और मुझे अभी जिला से 10 लाख का जो आई थी योजना, उसको हमको विशेष रूप से दिया गया, और महिलाओं का ग्रुप मैं चला रही हूँ अभी। और महिलाओं का ग्रुप चलाने के कारण मुझे उस चीज से नवाजा गया, जो कि महिला के बीच में टेक्निकल को ला करके उनकी खर्च को कमी की, और अभी वो उससे हम लोग मुनाफा फिर ले रहे हैं, फिर उस एक ग्रुप में उस पैसे को डाल रहे हैं, फिर आगे को फिर हम लोग प्रोवाइड करते हैं। इस तरीके से हमारा शेड्यूल चल रहा है। और मुझे इस काम के तहत 5 नेशनल अवार्ड लिए मैं 2012 से 2021 तक में। पहला था मेरा महिंद्रा समृद्धि अग्रणी अवार्ड, फिर बी कुरियन, फिर आपका जल संग्रह का जो निकरा से था उसमें लिए, फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय का। इतने सारे अवार्ड और भी छोटे छोटे हैं जो कि जिला से मुझे सम्मानित किया गया।
और बंजर को कहता मंजर खिलाना, उस चीज को मैं हरियाली ला दी और आगे फिर मेरा और छोटे छोटे ऐसे काम हैं जो मैं कर रही हूँ। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 27 से 31 जुलाई के दौरान पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम भारत, मध्य भारत, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, कराईकल, केरल, माहे, कर्नाटक, लक्षद्वीप, तेलंगाना में वर्षा की संभावना है। 2 से 4 अगस्त के दौरान तमिलनाडु, पौंडीचेरी, कराईकल, रायलसीमा में छिटपुट वर्षा की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, उम्मीद करते हैं पूसा समाचार का एक खास अंक आपको बहुत पसंद आया होगा। साथ ही आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं में ये जरूर सहायक सिद्ध होगा। आप अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं हमें भेजते रहिए, क्योंकि हमें उनका बेसब्री से इंतजार रहता है। हमारे कार्यक्रम में रुचि लेने और लगातार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत धन्यवाद। अब हमारी आपसे मुलाकात होगी अगले शनिवार, जहां खेती किसानी से जुड़े कुछ और विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हम हाजिर होंगे। तब तक खेत खलिहानों के साथ अपना भी खूब ख्याल रखिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।